एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, इसकी कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इनके उद्देश्य क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे आज। और ये जो वीडियो होगा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार तरीके से आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। देन वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी देशों की स्थिति बहुत डगमगा सी गई थी, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में जान माल की क्षति हुई थी। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो ऐसे लग रहा था जितने भी ह्यूमन बींग हैं उनका छीनते हुए नजर आ रहे थे। तभी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति जैसे लग रहा था कि अब तृतीय विश्व युद्ध की भी स्थिति बन रही है, तो उस स्थिति में यूएन का गठन हुआ। यूएन का गठन हुआ तो इसका यही उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इसका गठन हुआ तो इसका उद्देश्य यही था कि ये पूरे विश्व में शांति बना के रखे। साथ ही साथ इसका उद्देश्य इन सब चीज़ों के ऊपर भी था कि विश्व में सभी लोग अपने मानवाधिकारों को जानें, समझें कि उनके मानवाधिकार क्या हैं, वो कोई भी व्यक्ति अपने मानवाधिकारों से वंचित ना रहे। इसी सब चीज़ों को लेके 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकार पे एक सार्वभौम घोषणा पत्र पारित किया गया। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मानवाधिकार आयोग है क्या, क्योंकि मानवाधिकार और मौलिक अधिकार को कई बार लोग इंक्लूड कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि मानवाधिकार क्या है और मौलिक अधिकार क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि मानवाधिकार क्या है और मौलिक अधिकार क्या है। देखिए, मानवाधिकार का मतलब है कि इसमें जो अधिकार मिलता है, जैसे कि धरती पर रहने वाले जितने भी जीव हैं सबको इस पे समान अधिकार मिलता है। जैसे इसमें रंग रूप भेदभाव और रंग रूप का कोई भेदभाव नहीं होता है, भाषा धर्म जाति इसके आधार पे इसमें कोई भी अधिकार नहीं मिलता है। इसमें अधिकार मिलता है तो वो एक मानव होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपको अधिकार मिलता है। ठीक है, यानी कि आप धरती पे रह रहे जीव हैं और आपको जीने का अधिकार है, आपको जन्म लेने का अधिकार है। ये सारे जो अधिकार है वो मानवाधिकार में आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि वो अधिकार जो नागरिक होने के नाते मिलता है। तो यहाँ पे आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए, मानवाधिकार जो होता है वो आपका मिलता है ह्यूमन बीइंग होने के नाते, यानी कि सभी को अपना जीवन जीने का अधिकार है, सभी को जन्म लेने का अधिकार है। अगर कोई भी प्राणी जो इस धरती पे रह रहा है, सभी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। तो ये सारे जो अधिकार हैं वो मानव अधिकार के अंदर आते हैं। और मौलिक अधिकार जो होता है वो होता है जैसे कि आप किसी देश के नागरिक हैं और उसके हिसाब से आपको जो अधिकार मिल रहा है वो हुआ मौलिक अधिकार। तो जब 10 दिसंबर को इस पे घोषणा पत्र पारित किया गया, सार्वभौम घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया गया 10 दिसंबर 1948 को। देखिए, मानवाधिकार आयोग जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बस यही है कि विश्व में जितने भी लोग हैं वो सभी अपने अधिकारों को जानें, समझें कि उनका मानवाधिकार क्या है और कोई भी इस चीज से मतलब कि अनजान ना रहे। इसी को लेके मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है हर 10 दिसंबर को। अब देखिए, 10 दिसंबर को जब ये सार्वभौम घोषणा पत्र पारित किया गया तो इसमें कुछ बुनियादी सिद्धांत बनाए गए और उसी सब बुनियादी सिद्धांत के हिसाब से ये दिखाया गया कि सभी देश अपने अपने देश के नागरिकों के लिए मानवाधिकार अपना बना सकते हैं। इसमें उन तमाम मूल्यों को रखा गया जो मानव जीवन के लिए सहयोगी एवं जरूरी हैं। सन 1948 से लेकर 1950 ईस्वी तक मानवाधिकार को लेकर कई आंदोलन किए गए। इसमें मानवाधिकार की शक्ति का पहचान करते हुए भारत ने भी एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के गठन का फैसला किया। ये एनएचआरसी का जो गठन है वो संसद में पारित अधिनियम द्वारा हुआ था 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। अगर हमारे भारत में बात करें तो ये कब इसको गठित किया गया था, कब इसका गठन हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को इसका गठन किया गया।
आपको बता दें कि इसका जो मुख्यालय है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। अब देखिए यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है और NHRC का संरक्षण कौन करता है। तो NHRC का जो संरक्षक है वो NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ही है, और मौलिक अधिकारों यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो संरक्षक है वो है हमारी न्यायपालिका। अब आइए इसके उद्देश्यों को जानते हैं। NHRC का उद्देश्य क्या है? तो NHRC का उद्देश्य है कि मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करना, इसमें लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी हितधारक हैं इसके, वो इसके विषय में कार्य कर रहे हैं, इस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित करना। साथ ही साथ सरकार का ध्यान मानवाधिकार की रक्षा की तरफ खींचना। साथ ही साथ इसके संबंध में जो भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को पूर्ण एवं सशक्त बनाना, मानवाधिकार को टूटने से बचाने हेतु इसको और मजबूत दिशा प्रदान करना, ये सारे इसके उद्देश्य होते हैं। अब चलिए अब जानते हैं कि संगठनात्मक संरचना इसकी कैसी है। तो देखिए 1993 में 12 अक्टूबर 1993 में इसका गठन हुआ। उसके बाद से साल 2019 में संशोधन किया गया इसमें, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो एकदम ज़रूरी हो गई थी, जिसको वो बेयर इंसान नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि नहीं, इसमें बदलाव की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को और पुट करने की ज़रूरत है इसमें, तो इसीलिए 2019 में संशोधन किया गया। आपको बता दें कि ये जो मानवाधिकार आयोग है ये बहुसदस्यीय संस्था है, और 2019 में ये संशोधन किया गया। जैसे देखिए 2019 से पहले ये सिद्धांत था कि जो इसका अध्यक्ष होगा, NHRC का जो अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। मतलब कि वही अध्यक्ष बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज रहा हो। लेकिन ऐसे में कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा था। अब क्यों नहीं मिल पा रहा था? देखिए उनकी संख्या भी कम होती है, और दूसरा कि ये उनके मन के ऊपर है ना कि वो उस पद को धारण करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी वजह से उनकी तबीयत खराब रह रही हो, या फिर उनकी आयु हो चुकी हो, वो करना नहीं चाहते हैं, या कुछ दिन बाद उनका डेथ हो जाए। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी परेशानियां होने लगी थी। तो 2019 में संशोधन किया गया, और संशोधन के बाद यह डिसीजन लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है वो तो अध्यक्ष बन सकता है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। इससे जो कार्य है और आसान हो गया। अब देखिए 2019 से पहले 2 सदस्यों के नियुक्ति का प्रावधान था जिनको मानवाधिकार के संबंध में जानकारी हो, लेकिन 2019 के संशोधन के बाद इनकी सदस्यता 3 कर दी गई, इनकी संख्या, और इसमें एक महिला का भी होना अनिवार्य कर दिया गया। ये था 2019 के संशोधन के बारे में। फिर था, देखिए पहले क्या था कि पहले 4 सदस्य होते थे इसमें। कौन कौन सा था? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते थे, फिर से अनुसूचित जाति के अध्यक्ष होते थे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष होते थे, और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते थे। लेकिन बाद में ये देखा गया कि मतलब वो अल्पसंख्यक जो पिछड़ा वर्ग था उनके लिए भी एक आयोग का गठन करना जरूरी हो गया, उनके भी मानवाधिकार की रक्षा करना जरूरी हो गया। ऐसा जरूरी समझा जाने लगा, को जोड़ा गया। उसके बाद से बच्चों की स्थिति बहुत डैमेज होने लगी। इसमें क्या, बंधुआ मजदूरी वाला मामला सामने आने लगा। बंधुआ मजदूरी के बाद से फिर कौन सा मामला सामने आने लगा, जैसे बलात्कार के मामले सामने आने लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि अब ये डिसीजन लिया गया कि कोई ऐसा भी होना चाहिए जो बच्चों के मानवाधिकार की रक्षा करे। इसीलिए बच्चों के मानवाधिकार हेतु बाल आयोग का गठन किया गया, बाल अधिकार आयोग का गठन किया गया। जब ये गठन हुआ उसके बाद से दिव्यांगों की स्थिति बिगड़ने लगी। दिव्यांग जो भी थे उनको हीन भावना से देखा जाता था, हीन भावना के शिकार हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में दिव्यांगों के लिए भी मुख्य आयुक्त का गठन किया गया। तो 2019 में और भी कौन कौन से चीज़ों को इसमें जोड़ा गया? बाल अधिकार आयोग को जोड़ दिया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग को जोड़ा गया, दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त को जोड़ा गया। ये सारे 2019 के संशोधन थे। अब बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। NHRC के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। नियुक्ति को बहुत अच्छे से समझिए। देखिए इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो उच्च स्तरीय कमेटी होती है उनके सिफारिश के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये रहा इनकी नियुक्ति के बारे में। अब देखिए 2019 से पहले इनका जो कार्यकाल था वो था 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो।
लेकिन देखिए 5 वर्ष के लिए जब इन्हें बना दिया जाता था ना, तो इनमें आ जाता था प्रोक्रास्टिनेशन। अब ये कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाते थे, थोड़ा उसमें काम चोरी करना, लापरवाही करना। तब 2019 के संशोधन में ये बना दिया गया, ये बदलाव लाया गया कि जो इनका कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होगा, जो पहले हो, और साथ ही साथ 2 साल पुनर्नियुक्ति यानी पुनर्निर्वाचन का रख दिया गया। जैसे कि 3 वर्ष आप अगर अच्छे से कार्य करेंगे तो 2 वर्ष पुनर्नियुक्त, फिर से आप पुनर्नियुक्त होंगे और 2 वर्ष कार्य करेंगे। ऐसे क्या किया गया कि ऐसे तो ईयर्स 5 ही हो रहे हैं, लेकिन इससे क्या हुआ कि वो उनके वर्क को और सक्रिय बना दिया गया। अब वो 3 वर्ष जो है बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, इसलिए करते हैं और मोटिवेशन के साथ कार्य करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी पुनर्नियुक्ति हो सके। तो ऐसे जो बदलाव किए गए वो मतलब बहुत ही अच्छे बदलाव थे और बहुत ही अच्छे साबित भी हुए ये सारे बदलाव। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इनकी जो शक्तियां हैं वो शक्तियां क्या क्या हैं। ये मतलब कि जो भी एनएचआरसी है उनकी क्या क्या शक्तियां हैं और इनके क्या सीमाएं हैं, इनको किन स्थितियों में निकाला जा सकता है। तो देखिए, शक्तियों की बात करें तो ये मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों में क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसका जांच कर सकते हैं। जो भी न्यायिक मामले हैं उसमें भी ये हस्तक्षेप कर सकते हैं। साथ ही साथ घटना स्थल पे ये अपनी टीम को भेज सकते हैं, वहाँ पे जांच के लिए भेज सकते हैं और जांच करवा सकते हैं। इसके साथ ये जेल का भी दौरा कर सकते हैं। जेल में क्या जितने भी कैदी हैं उनके निरीक्षण एवं उनके मतलब सुधार के संबंध में उनको सुझाव दिया जा सकता है, ये सुझाव भी दे सकते हैं। घटना जिस दिन होती है, घटना होने के 1 साल के अंदर तक ये जांच कर सकते हैं, उसके बारे में जो भी है ये जांच कर सकते हैं। अगर कोई पुलिस माने कि कोई एनकाउंटर कर देता है किसी कैदी को, कोई भाग रहा है एनकाउंटर कर दिया, तो उस स्थिति में वहाँ पे घटनास्थल पे अपनी टीम को भेज सकते हैं जांच के लिए कि इसको एनकाउंटर किया गया है या इसका मर्डर हुआ है, इस मामले में ये जांच कर सकते हैं। तो ये है मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी की शक्तियाँ। अब इनकी शक्तियों का कुछ लिमिटेशन भी है। देखिए, अब लिमिटेशन सीमाएं क्या हैं कि ये केवल क्या कर सकते हैं, जांच की सिफारिश कर सकते हैं, सजा नहीं दे सकते हैं। ये जो भी आर्मी होता है या बीएसएफ होता है या पैरामिलिट्री फोर्स, इनकी जांच की शक्ति इनके पास नहीं है, ये जांच उनका नहीं कर सकते हैं। तो ये रही इनकी सीमाएं। कुछ विशेष स्थितियों में इनको हटाया भी जा सकता है, जैसे कि इन्होंने बहुत अधिक कर्ज ले लिया हो या फिर ये मेंटली या फिजिकली रूप से सही नहीं कार्य कर रहे हो, यानी कि मतलब ये मेंटली रूप से हेल्दी ना हो या फिजिकली रूप से हेल्दी नहीं हो। आप ही बताइए, अगर वो लोग हेल्दी ही नहीं रहेंगे तो कार्य कैसे कर पाएंगे। तो उस स्थिति में भी इनको हटाया जा सकता है। फिर इस स्थिति में भी हटाया जा सकता है जैसे कि अपना पद धारण करने के दौरान कोई अन्य पद अगर धारण कर लिए हैं तो उस स्थिति में भी इनको हटाया जा सकता है। लास्ट पॉइंट आपको ये बता दूं कि अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग का कोई भी अध्यक्ष या सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के किसी भी पद को धारण करने योग्य नहीं होता है। तो ये रहा टोटल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। वीडियो में बहुत सारे एरर आए होंगे छोटे छोटे से, जैसे कि क्लिप करके मैंने बनाया है, वो थोड़ा स्टोरेज प्रॉब्लम है, कॉज जो ये वीडियो है वो मैं अपने मोबाइल से ही अपलोड किया करती हूँ और मोबाइल में स्टोरेज नहीं है, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और जो भी है मैंने इस वीडियो में बताया है उसको फुल देखें और उससे ज़रूर कुछ ना कुछ आपको अच्छा जानकारी मिलेगा इस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ढेर सारा प्यार दें ताकि कि मैं आगे भी और सारे वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।